हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 17 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 17 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसमें आप लोगों को डेली PDF, पर डे के करंट अफेयर की क्विज, ऑडियो रिविज़न और भी क्विज आप लोगों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जो कल हमने डिस्कस किया था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के साथ समझौता करने वाली एक प्राइवेट कंपनी बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। और देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि दिवाली आ रही है। लास्ट ईयर भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया था और इस बार भी इसे प्रतिबंधित किया गया है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, जो कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन 2022 में गांधीनगर में होना है। जोमैटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा राज्यसभा टीवी दोनों को ही मिलाकर एक नया टीवी बना है, संसद टीवी। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर को जो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया, इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। फिक्शन के लिए जो महिला पुरस्कार जीता है ये जीता है सुजाना क्लार्क ने। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ड्राई राशन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब ये ड्राई राशन योजना ये है क्या? तो देखिए, कहने का मतलब है कि इस योजना के तहत जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, प्रवासी श्रमिक कहने का मतलब है कि ऐसे श्रमिक जो कि ओडिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये ओडिशा के नहीं हैं, किसी अन्य राज्य से आए हुए हैं ओडिशा में काम करने के लिए। तो उन प्रवासी श्रमिकों को इन ड्राई राशन आपूर्ति, इन्हीं के लिए आप कह सकते हैं बेसिकली ये योजना की शुरुआत की गई है, जिसके पास मतलब कि जो भी श्रमिक है जिनके पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड नहीं होगा उस राज्य का, उन्हें भी इस योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को 5 किलोग्राम चावल ये मुफ्त में दिए जाएंगे ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ इस तरह का फैसला किया गया है प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें ओडिशा की, तो बेसिक तो आप लोगों को मालूम ही है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है S मुरलीधर। नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो आप जानते ही हैं, दो प्रमुख नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसके अलावा आप कुछ शहरों से कुछ न कुछ रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें पुरी की, तो ये भारत का 24/7 यानी कि 24 घंटे पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला भारत का ये पहला शहर अभी हाल ही में बना है। ओडिशा का जो बालासोर जिला है, बालासोर जिले में दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ ये पाया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं ये है केंद्रपाड़ा। ये भारत का ऐसा पहला जिला बना जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां ये पाई जाती हैं। ओडिशा की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया था, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ये तो हो गए ओडिशा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। कल मैंने आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे। पहले का राइट आंसर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे का राइट आंसर था लद्दाख। आज के आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर कौन बने हैं? और एस्टोनिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसके नए राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इन दोनों का ही आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। उदित सर के द्वारा GK बूस्टर की डोज ये डेली ही ली जा रही है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है। हर दिन मतलब कि रात में 9 बजे बहुत सारे स्टूडेंट इससे लाइव जुड़ते हैं। जो नहीं जुड़ते हैं मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही बेहतरीन सीरीज सर के द्वारा चलाई जा रही है ऑल इन वन GK बूस्टर की। तो आप ये टाइम फिक्स कर लीजिए, 9 बजे आप लोगों को इस सीरीज से जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको ने अभी हाल ही में किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत वाली खाद्य सुविधा ये ओपन करी है? तो ये भी हाल ही में ओपन करी गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, मथुरा से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि भारत का पहला हाथी अस्पताल यानी कि एलिफेंट हॉस्पिटल ये इसी मथुरा में ही स्थापित किया गया और इसी मथुरा में अब पेप्सिको के द्वारा इस प्लांट की स्थापना की गई है। पेप्सिको के बारे में आप जानते ही हैं, ये देश की सबसे बड़ी
फूड एंड बेवरेज कंपनी है, यानी कि खाने का जैसे सामान चिप्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये पेप्सिको उसी की एक कंपनी है। यदि देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख लोगों को ये कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार देती है। और इसी का अब ये जो नया प्लांट है, ये कुछ नया प्लान करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण अब ये नया प्लांट ये स्थापित कर रही है मथुरा में, जिसके लिए 814 करोड़ रुपए की लागत आनी है। यदि देखा जाए तो देश में यानी कि पेप्सिको के विनिर्माण को लेकर के इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि इसने किया है मथुरा में। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ हम स्टैटिक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कुछ करंट से भी रिलेट करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चमड़े का मुख्य व्यापार है ये कहाँ होता है? ये होता है कानपुर में। कानपुर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यही कानपुर है। मैंने कहा है कि यहाँ चमड़े का व्यापार होता है मुख्य रूप से, और इस कारण भारत का जो पहला लेदर पार्क है ये इसी कानपुर में स्थापित किया जाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। और लखनऊ ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, प्रेजेंट टाइम में है योगी आदित्यनाथ। और कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है? आप जानते ही हैं, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद ये प्रसिद्ध है। अब आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दो योजनाओं को रिलेट कर सकते हैं। एक तो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, यानी कि स्वनिधि योजना, जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर था। दूसरा आप रिलेट कर सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, जबकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और एक और ज़रूरी सूचना, देखिए मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मुझसे पिछले 2 सालों से जुड़े होंगे और कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम लाइव क्लास लाई जाए, तो आप लोगों की डिमांड को सर आंखों पर रखा गया, लाइव क्लासेस शुरू की गई। इसके बाद फिर आप लोगों ने कहा कि ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है तो लाइव क्लास ना लाई जाए, ऑफलाइन ही इसे कम समय में ख़त्म किया जाए, कम समय में ज़्यादा जानकारी। तो आपकी इस डिमांड को भी सर आंखों पर रखा गया और अब आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस ये शुरू कर दी गई हैं। वीकली मैं आप लोगों के सामने लाइव आया करूंगी, जब हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे और मंथली डिस्कस किया करेंगे। वो भी बात सही है। तो देखिए, आप लोगों ने जो चाहा चैनल ने हमेशा ही वही किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या किया? कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हर दिन वीडियो को लाइक करते हैं, मतलब कमेंट तो मैं हर किसी के देखती हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सिर्फ निगेटिव कमेंट करने आते हैं कि मैम यहाँ ये कमी रह गई, और वीडियो को छोटा करो और वीडियो को छोटा करो। क्या हम 5 मिनट में करंट अफेयर पढ़ा सकते हैं क्या? तो थोड़ा टाइम तो आपको भी देना पड़ेगा। यदि आप एस्पिरेंट हैं तो थोड़ा सीरियस होकर के आप भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा इस चीज़ की आप वैल्यू करें। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हम सिर्फ मोटिवेट होते हैं। जितनी सारी चीज़ें की जा रही है आप ही लोग के लिए तो की जा रही है, यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मतलब कि आप लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके ये फॉर्मेट अपनाया गया है, तो प्लीज़ इसकी वैल्यू करें। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। फास्ट टैग के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, केंद्र सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है। टोल प्लाजा में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले टोल टैक्स चुकाने के लिए लंबी लंबी कतारें ये लगाई जाती थी, लेकिन जब से ये फास्ट टैग आया, मतलब कि एक तरह का स्टिकर होता है फास्ट टैग का, जो कि आपको अपनी कारों में लगाना होता है। और ये जो स्टिकर है, मतलब कि ये जो इसमें क्यूआर कोड होता है, ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जब आप इस रूट से निकलते हैं, इस टोल प्लाजा से, और यदि आपके पास फास्ट टैग की व्यवस्था है तो आपको इस टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता। यदि आप यहाँ से निकलेंगे तो वो जो पैसे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक की जो समस्या चल रही है, लंबी लंबी कतारें लगती है, इस समस्या से निपटने के लिए फास्ट टैग ये अच्छी व्यवस्था है, जिसके लिए सरकार जोर भी दे रही है। अभी तक ये व्यवस्था तो थी ही, लेकिन अभी तक इसमें पार्किंग की सुविधा नहीं थी। तो पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की व्यवस्था ये की गई है दिल्ली में, मतलब कि दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यदि हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना ये की गई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। इसके सीईओ की यदि हम बात करें तो फाउंडर और सीईओ ये दोनों ही हैं विजय शेखर शर्मा। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए, ये जो फ़ोन पे है,
फ़ोन पे, ये भी करंट से भी रिलेटेड है। देखिए, यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी ये फ़ोन पे ही बनी थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। एयरटेल की यदि हम बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2017 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और गूगल पे के बारे में आप जानते ही हैं, ये भी एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी हाल ही में दिया गया है NIOS को। अब ये NIOS ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। कहने का मतलब है कि शिक्षा के प्रति इनके समर्पण भाव को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। इन्होंने किया क्या है? तो इनके पास शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए जितने बेहतर रिसोर्सेज हो सकते थे, इनका इस्तेमाल इन्होंने विकलांगों को शिक्षित करने के लिए किया, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। इन्हीं के समर्पण भाव को देखते हुए इन्हें यूनेस्को के इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को शॉर्ट में आप इसे नियोस कह सकते हैं, सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। देखिए, नियोस का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष है ऑद्रे अजोले। और देखिए, यूनेस्को से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? 2 करंट के क्वेश्चन है। पहला तो ये, आप जानते ही भारत में अभी तक 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिसे यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 39th स्थल ये बना तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। और 14th नंबर का आप कह सकते हैं ये बन गया है गुजरात का धौलावीरा, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, मतलब कि भाषाओं की लिमिट को खत्म करने के लिए, यदि आप एक ही लाइन में याद रखेंगे तो यही इसका मतलब है कि भाषाओं की लिमिट को खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जैसे कि हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, या जितनी भी भारतीय भाषाएं होती हैं, जिसका इस्तेमाल जो वैज्ञानिक लोग करते हैं, तो वैज्ञानिकों को उनके मन के मुताबिक लैंग्वेजेस में सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा सके, इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा। इतनी सारी चीज़ें लिख ज़रूर रखी है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है। चर्चे में रहे अदर IITs की यदि हम बात करें तो ये जो IIT हैदराबाद है, जैव ईंट से बनी भारत की पहली इमारत IIT हैदराबाद के द्वारा बनाई गई। IIT दिल्ली के रिसर्चर्स के द्वारा डेंगू का पता लगाने वाला, मतलब कि 2 घंटे में ही डेंगू का पता लगाने वाला एक डिवाइस डेवलप किया गया। IIT मद्रास से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, इसके अलावा भारत की पहली मोटर व्हीकल बाइक, मतलब कि विकलांगों के लिए ये ऐसी पहली मोटर व्हीकल थी। और भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर, ये भी IIT मद्रास के द्वारा ही डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। देखिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी हाल ही में क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही पड़ोसी हैं, जिनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। अब दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, क्रूज मिसाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट। ये कैसे अपने लक्ष्य को भेदेगी? समानांतर, कुछ ऐसे जा कर के। ये हो गया क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो साउथ कोरिया है, इसने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है? ये है मान लीजिए मिसाइल और ये है टारगेट। तो ये किस तरह वॉर करेगी? ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर से जाकर के कुछ इस तरह से इसे भेदेगी। तो ये हो गया क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल और ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल, जिसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, ये स्वदेश विकसित है, यानी कि अपने ही देश में ये मिसाइल, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप की गई है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला वैसे तो ये 7वां देश बना है, लेकिन यदि देखा जाए तो बिना परमाणु हथियार वाला ये ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। कल हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में डिस्कस किया था, अब हम जान लेते हैं इसी के नीचे स्थित साउथ कोरिया के बारे में। इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है, इसका नाम है 38th पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो यह है सियोल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में सियोल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट है मून जे इन। 5G सर्विस शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश ये साउथ कोरिया ही था।
सैमसंग यदि पूछा जाए किस देश की कंपनी है, तो यह साउथ कोरिया की ही कंपनी, जिसने कि दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना अपने ही भारत में नोएडा के सेक्टर 81 में 2018 में स्थापित किया था। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा जो एलजी है, एलजी कंपनी ये भारत में अपना मोबाइल कारोबार बंद कर रही है। तो यदि पूछा जाए एलजी कहाँ की कंपनी है, तो ये भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जिसका नाम है आई रास्ते, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म बनती है, देखिए, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कहने का मतलब है कि ये जो ई रास्ते परियोजना का शुभारंभ किया गया है, इसका मेन पर्पस है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इन्हें कम किया जा सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो कि 2020 में रिलीज़ की गई, ये रिपोर्ट थी 2019 की। इसमें ये बताया गया कि भारतीय सड़क हादसों में हर दिन 415 लोगों की मौत हो जाती है। मतलब कि एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, जिसमें कि 415 लोग लगभग ऐसे हैं जिनकी मौत हो जाती है। और यदि देखा जाए तो दुनिया में मतलब कि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट ये भारत में ही होते हैं। और यदि देखा जाए तो दुनिया में वाहनों का मात्र 1% भारत में है। यदि दुनिया में 100% वाहन चलते हैं तो 100 में से 1% मात्र भारत में है। लेकिन एक्सीडेंट के मामले में यदि हम देखें तो 10% एक्सीडेंट ये अपने ही देश भारत में होते हैं। तो इसी के प्रति सुरक्षा बरतने के लिए कहने का मतलब है कि सरकारें कुछ प्रयास करेंगी, जिसके तहत ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इसे 50% तक कम किया जा सके। अब ये कैसे कम होगा? देखिए, रोड एक्सीडेंट का मेन कारण क्या है? एक तो वाहन सुरक्षा, एक तो हमारा ही फर्ज बनता है यदि हम बाइक चला रहे हैं तो इसमें हेलमेट का इस्तेमाल करें, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो इसमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो गतिशीलता विश्लेषण, कहने का मतलब है कि जो ब्रेकर है, ब्रेकर प्रॉपर हर जगह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सड़कें सही होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट होते हैं इसमें सड़कों का ही मेन रोल दिखाया गया है कि सड़क सही नहीं रहती, जिसके कारण ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो इन सभी से सुरक्षा अपनाई जाए ताकि ये जो रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मौतें हैं इसे कम किया जा सके, 50% तक कम किया जा सके। इस पर्पज़ से आई रास्ते परियोजना ये लॉन्च कर दी गई है। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में जो प्रहलाद सिंह पटेल है, इनके द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना से फूड प्रोसेसिंग प्लांट इसकी शुरुआत की गई। राजनाथ सिंह जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं, ये नेक्स्ट ईयर जो डेफ एक्सपो होना है गुजरात के गांधीनगर में, इसे होस्ट करेंगे। सर्वानंद सोनोवाल जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा आयुष आपके द्वार योजना इसकी शुरुआत की गई। लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं, मनीषा राघव, अनुजेश, पीयूष, ये टॉप 3 हैं। हालांकि और लोगों ने भी इसमें लगभग बराबर अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो ये सभी इसमें टॉपर हैं। तो इस लीडर बोर्ड में यदि आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप क्विज को अटेम्प्ट किया करिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत की तरफ से किसे शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इन टॉप 100 की यदि हम बात करें तो भारत की तरफ से 3 लोग इसमें शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला, यानी कि इन तीनों को ही शामिल किया गया है। यदि हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आप जानते ही हैं अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी दुनिया के नंबर 1 नेता की। इसमें भी टॉप पर नरेंद्र मोदी जी ही थे 70% वोट के साथ। ममता बनर्जी आप जानते ही हैं, ये हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, चौथी बार इन्होंने जब से चुनाव जीता है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। अदार पूनावाला ये कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक कोरोना वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका निर्माण कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसी के सीईओ है अदार पूनावाला। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी ही है। इसके अलावा आप इमेज में जैसे देख पा रहे हैं, प्रिंस हैरी, इनकी वाइफ मेगन मर्केल और बिली लिस आप देख सकते हैं। अच्छा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष, नाइजीरिया से बिलोंग करती है, नाम है नकोजी अंकुजी। इसके अलावा जो बाइडन हो गए, कमला हैरिस, सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और नाओमी ओसाका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेनिस खिलाड़ी है, जापान से बिलोंग करती हैं। इन सभी को ही इस लिस्ट में रखा गया है। तो भारत की तरफ से कौन 3 शामिल है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 6 कैटेगरीज के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें कि पॉलिटिशियन होते हैं, कलाकार, पायनियर, आइकन, टाइटन और अन्वेषक, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि ये तो उतना आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बात करें टाइम्स की, तो ये एक लंदन बेस्ड ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है, बहुत ही फेमस है। हेडक्वार्टर इसका
लंदन में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर के कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में अभी तक जो महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाता था, ये अब बढ़कर के 40% कर दिया गया है। मतलब कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं का ये जो कोटा था, इसे बढ़ा दिया गया है। यदि देखा जाए तो लैंगिक समानता को यानी कि जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। अभी जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी तमिलनाडु में 17-18 के डेटे ये बताते हैं कि यहाँ जो नौकरियां हैं, मतलब कि स्थानीय निकायों में या राज्य सरकार के अंडरटेकिंग में देखा जाए तो लगभग 9 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इन 9 लाख में 3 लाख महिला कर्मचारी हैं। मतलब आप देख सकते हैं 50% भी नहीं है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये कदम है। यहाँ मैंने बात की है जेंडर इक्वालिटी की, यानी कि लैंगिक समानता की। तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि लैंगिक समानता के मामले में जो छत्तीसगढ़ है, ये पूरे भारत में टॉप पर रहा था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। और मुख्यमंत्री के अलावा देखिए हाल ही में यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये है RN रवि। अभी तक कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। लेकिन बनवारी लाल पुरोहित ये अब बन गए हैं पंजाब के राज्यपाल। गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ डुगोंग संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाना है 500 किलोमीटर के एरिया में। इसके अलावा इसी गल्फ ऑफ मन्नार में जो डेनमार्क है, भारत और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ है, इसी गल्फ ऑफ मन्नार में एक ऊर्जा द्वीप ये भी स्थापित किया जाना है। तमिलनाडु जो कि सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें भी टॉप पर रहा था। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेकिन रिवीजन के लिए ऐड किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, इकबाल सिंह लालपुरा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और जब से ये आयोग बना है, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग जो कि 1992 में बना था, इसके गठन के बाद इसके अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे सिख व्यक्ति बने हैं, क्योंकि अभी तक इसके अध्यक्ष कोई ना कोई मुस्लिम व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता था। जैसे कि इसके पहले अध्यक्ष की हम बात करें तो ये थे मोहम्मद सरदार अली खां, और अभी हाल ही में बन गए इकबाल सिंह लालपुरा। यदि हम अदर आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो विजय सापला, इनकी नियुक्ति इसी साल हुई है। ये हैं अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, जबकि अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार। ST SC आप जानते ही हैं, इनकी भी नियुक्ति इसी साल हुई। रेखा शर्मा की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी ये अध्यक्ष। सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था याहू। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, मध्य प्रदेश में खाद्य संस्करण इकाई का अनावरण किसने किया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मेरी बातों को भूलिएगा मत। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना है, ताकि मेरा भी कुछ मन लगा रहे चैनल में काम करने का। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप ये ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।